गुड इवनिंग सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की यस क्लास। सर। ठीक है, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 9 का है, इन्वायरमेंट का है। और इसमें हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जिसमें कुछ चीजों को जानना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, कुछ बहुत बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ घटनाएं हैं जिन घटनाओं के कारण पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल मूवमेंट प्रारंभ हुए। लेकिन अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, अगर हम भारतीय अतीत की बात करें, भारत की बात करें, तो पूरी दुनिया की तुलना में भारत में पर्यावरणीय या इन्वायरमेंटल कंसर्न सबसे बेहतर ढंग से डेवलप हुए थे। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बहुत ही कॉमन सा उदाहरण है जो लगभग हर क्लास में मैं उपयोग में लाता हूँ। और वह उदाहरण है, हमारे यहाँ एक छोटा सा पौधा होता है तुलसी का, जो हम सबके घरों में होता है लगभग। तो यह जो तुलसी का पौधा होता है, आप देखोगे कि कभी भी सप्ताह में 7 दिन हम इसके पत्ते नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते हैं? कभी आपने इस पे विचार किया है? जब भी आप इस पे विचार करोगे तो आप यह देखोगे कि पौधा बहुत छोटा सा है, तो अगर 7 दिन उसके पत्ते तोड़ोगे तो क्या पौधे के पास अपने आप को बचाए रखने का कोई जरिया बनेगा? नहीं बनेगा, और पौधा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्हें पता था कि हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, ताकि वो रिसोर्सेज न केवल हमें बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को भी हेल्प कर सकें, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के काम भी आ सकें। ठीक है, और यह जो कंसेप्ट है ना, इसी कंसेप्ट को आज की डेट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है वो क्या करता है, वो कंसेप्ट क्या करता है? It says that we have to use our resources in such a way that it will not only fulfill our present day requirements, but will also fulfill our future generations. It will also fulfill the requirements of our future generations. Right? Clear है सबको? तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी टॉपिक्स आते हैं, जो भी चीजें आती हैं, ठीक है ना, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि किस तरह से। गाइस, किसी का कैमरा ऑन है, प्लीज आप लोग बंद कर लो कैमरा, क्योंकि आप में से किसी का कैमरा ऑन है, प्लीज गाइस बंद कर लो। ठीक है, सो यह चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, लेकिन यह चीज हम कितने जनरेशन, कितने हजारों साल पहले से काम हम करते आ रहे हैं। इसी तरह से आप देखोगे तो पेड़ लगाना, प्लीज आप लोग अपना कैमरा बंद कर लीजिए। ठीक है, तो पेड़ लगाना हुआ या इस तरह का कोई भी दूसरा काम है, तो उसके लिए हमारे यहाँ परंपरा में यह है कि एक पेड़ लगाना, ठीक है, वह आपके लिए पुण्य का काम है। तो बेसिकली पेड़ पौधों का संरक्षण करना, जीव जंतुओं का संरक्षण, उसका कंजर्वेशन, उनका प्रोटेक्शन हमारे यहाँ परंपराओं में चला है। लेकिन वेस्ट में, पश्चिम में यह बातें कब से प्रारंभ हुई यह समझना जरूरी है, क्योंकि हमारी पूरे के पूरे जो हमें क्वेश्चन जो आते हैं, जो वेस्टर्न व्यू पॉइंट से उसको ध्यान में रखते हुए आता है, तो हमें इस चीज को भी समझना जरूरी है कि पश्चिम में ये चीजें कब से शुरू होती हैं। देखो, अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, अगर हम लोग मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, मॉडर्न टाइम में जो सबसे पहला इन्वायरमेंटल लॉ बना, इन्वायरमेंटल लॉ मीन्स लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे पहला लॉ बना, वह बना इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में। वहां पर लंदन में एयर पोल्यूशन इतना अधिक हो गया था कि उस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड में लॉ बनाया गया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना हमारे यहाँ होती है, वह कब होती है? वह होती है, भारत में होती है, जब बिश्नोई समुदाय का चिपको मूवमेंट होता है, जिसे हम बिश्नोई मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप में से एक दो लोग हरियाणा के भी हैं तो उन्हें पता होगा, हरियाणा में एक जगह हिसार, नाम सुना है आप लोगों ने? हिसार में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जीजेएस। तो यह जो गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, जिन जम्भा जी के नाम पे है, ये जो गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जिन जम्भा जी के नाम पे है, ठीक है, तो उन्होंने बिश्नोई मूवमेंट की शुरुआत की। तो अब बिश्नोई मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है?
इस बिश्नोई मूवमेंट की, अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट गाइस, एक मिनट रुक जाओ। सर इकोसिस्टम चल रहा था सर। क्या कह रहे हो? इकोसिस्टम चल रहा था सर, जैविक घटक कराए थे आपने, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अच्छा ये करा दिया था ना। ये ठीक है यही ठीक है, करा चलो। रहे थे सर आप। हाँ। Anyway, जो बात कर रहे थे कि इन्वायरमेंट की पढ़ाई क्यों शुरू हुई, तो उसको लेके मैंने आपको सबसे पहले यह बताया इसके पीछे कारण क्या क्या रहे, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। और उसमें मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि सबसे पहला इन्वायरमेंटल लॉ जो है वह लंदन में पास हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत अधिक एयर पोल्यूशन की समस्या थी। उस समस्या से बचने के लिए वहां पर एक इन्वायरमेंटल लॉ पास किया गया, जिसको वहां के लोगों ने उस समय काफी हद तक नहीं माना। खैर उससे बात आगे बढ़ती है। अगली जो महत्वपूर्ण घटना होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिस पे हमारा ध्यान होना चाहिए, वह है आपका बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट जो होता है वह 1730s के आसपास होता है, यानी 18th सेंचुरी में होता है। कहाँ होता है? बिश्नोई मूवमेंट होता है आपको 18th सेंचुरी में भारत में। मैं मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं प्राचीन समय की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें क्या हुआ था यह जान लो। देखो, 1530 के आसपास गुरु जम्भा जी जो हैं वह विष्णुई समाज के लीडर बनते हैं। उस टाइम पे यानी 16वीं शताब्दी में मान लो कि गुरु जम्भा जी जो हैं वो विष्णुई समाज के लीडर बनते हैं। उस टाइम पे वह जो पूरा क्षेत्र था राजस्थान का जहाँ बिश्नोई लोग रहते थे, यानी आज डेट में आप जैसलमेर का और जोधपुर का क्षेत्र कह लो, तो वहाँ बिश्नोई नाम की कोई कम्युनिटी नहीं थी। ठीक है, ये एक लोकल लोकल क्लैन लीडर थे। बिश्नोई समाज उस समय था ही नहीं। आज जो आप बिश्नोई नाम सुनते हो, बिश्नोई उस समय नहीं थे, यह ध्यान में रखना। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि उस समय उस पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। और इस कारण से, इस ड्रॉट और फीमीन की कंडीशन के कारण लोग वहां से मुंह भाग रहे थे, हट रहे थे, जानवर मर रहे थे। तो इन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, आखिर ये घटना क्यों हुई। क्या ऐसे कारण रहे जिन कारणों से कि यहाँ पे सूखा पड़ा, या जिन कारणों से कि इस जगह पे अकाल पड़ा है, बारिश क्यों नहीं हुई। तो इन्होंने यह पाया कि उस टाइम पे इन्होंने अपने बचपन से कंपेयर किया और देखा कि जितने पेड़ इनके बचपन में हुआ करते थे, पेड़ों की संख्या कम हो गई है। जितने जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ इनके बचपन में हुआ करता था, वो भी कम हो गया है। तो इसको इन्होंने कोरिलेट करते हुए कहा कि भाई जो पेड़ हैं और जो जानवर हैं, वर्षा इनके ऊपर निर्भर करती है। और बात सही है, वर्षा किस चीज के ऊपर निर्भर करती है? रेनफॉल किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? पेड़ों के ऊपर, ट्रीज के ऊपर। ट्रांसपिरेशन के कारण। ठीक है, तो ट्रीज नहीं होंगे तो रेनफॉल नहीं होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने इस चीज को वहां कोरिलेट किया और फिर उन्होंने कुल 20 और 9 29 नियम बनाए। और जो 29 नियम मानने वाले, 29 रूल्स मानने वाले जो लोग हुए, उन्हें बिश्नोई कहा गया। अब बिश्नोई समाज जो एस्टेब्लिश होता है वो 16th सेंचुरी में एस्टेब्लिश होता है। और जहां एस्टेब्लिश होते हैं वहां पे कुछ खास नियम पालन करने होते हैं। यानी इन्होंने कुछ खास नियम बनाए, जिसमें सबसे पहला नियम ये था कि आपको पेड़ों को नहीं काटना है, विशेषकर खेजड़ी के पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटना है। दूसरा, जानवरों को नहीं मारना है, विशेषकर काले हिरण यानी ब्लैक बक का शिकार नहीं करना है, जिसका शिकार सलमान खान ने किया था, जिस केस में सलमान खान फंसे थे। ठीक है, उससे बात आगे बढ़ती है तो उन्होंने कहा कि शाकाहारी होना। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए। अब अगर आप इन नियमों का पालन करते हो, पेड़ पौधे नहीं काटोगे, जंगली जानवरों का शिकार नहीं करोगे, शाकाहारी रहोगे, तो क्या होगा? आप जहां रहते हो उसके आसपास में एक जंगल बनने लगेगा। उसके आसपास पेड़ पौधों की संख्या बढ़ने लगेगी। पेड़ पौधों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? जंगल, वहां पे एक तरह का जंगल बनने लगेगा। तो बिश्नोई लोग जहाँ रहते थे वहां एक तरह से जंगल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, जंगल बनना स्टार्ट हो गया। और जहाँ जंगल बनेगा वहां वर्षा होगी। ऑब्वियस है कि जहाँ जंगल रहेगा वहीं वर्षा होगी, क्योंकि जंगल का सीधा संबंध किससे है? वर्षा से है। Rain is directly related to the forest. Why? Because the forest creates the condition for rainfall by the method of transpiration. Transpiration के द्वारा फॉरेस्ट क्या करता है? वहां की ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करता है, जिससे कारण से कि वहां पे रेनफॉल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो वहां यही घटना हुई कि वहां पे इन्होंने फॉरेस्ट क्रिएट किया। और जब इन्होंने फॉरेस्ट क्रिएट किया तब क्या हुआ? फॉरेस्ट बनना शुरू हुआ, पेड़ पौधे बढ़ने शुरू हुए। अब 200 सालों में आप सोचो कि वहां कितने घने पेड़ हो गए होंगे। तो पूरा इस पूरे एरिया में एक बहुत बड़े हिस्से में वहां पर पेड़ पेड़ बन गए। और धीरे धीरे वो क्षेत्र जो है छोटे मोटे जंगल का रूप लेने लगा था। इसी बीच में 18वीं शताब्दी में जोधपुर में फिर से अकाल पड़ा।
जब इस बार अकाल पड़ा तो इस बार जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह किया कि अगर इस अकाल के लिए जो हमारे लोग हैं हम लोगों की सहायता कैसे कर सकते हैं, हम लोगों की सहायता इस अकाल में इस कंडीशन में हम कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीजें सामने निकल के आई, तो फिर उसमें चर्चा इस बात पे हुई कि देखिए हम लोगों को फ्री में कुछ नहीं देंगे, ठीक है, हमारे पास जो अन्नागार है, जो ग्रेन हाउस है वो भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फ्री में किसी को कुछ नहीं देंगे। जो व्यक्ति काम करेगा उसके परिवार वालों को हम अन्न देंगे, उसके परिवार को हम खाने के लिए चीजें देंगे। देखो यही चीज गांधी जी भी आगे चल के कहते हैं, ठीक है, यही कंसेप्ट गांधी जी का भी है। गांधी जी भी यही कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को फ्री में कुछ मत दो। गांधी जी मुफ्त में कोई भी चीज किसी को देने के सख्त खिलाफ थे, ठीक है। और लेकिन आज जो भारत में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या कहती है, बिजली फ्री दे लो भाई, गाड़ी फ्री ले लो, ये फ्री ले लो। तो फ्री का पैसा आता कहाँ से है? जब फ्री में आपको कोई चीज मिलती है तो फिर आप काम नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो उस समय के लोगों का विचार यही था कि फ्री में हमें किसी को कुछ नहीं देना है। इसका एक और नुकसान होता है, जब आप फ्री में कुछ देते हो तो उस कंडीशन में जो स्टेट के रिसोर्सेज होते हैं वह फिर डेवलपमेंटल वर्क में नहीं लगते हैं। इसका एक बहुत अच्छा अच्छा उदाहरण है कर्नाटक, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट का कर्नाटक। मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल कंडीशन भी आप साथ के साथ समझ सको कि उस समय पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, उस स्थिति में वहां पे किस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कर्नाटक में अभी डीके शिव कुमार वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि हमें हमारे पास डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपने 5 पॉइंट प्रोमिसेस को पूरा करना है। जो 5 प्रोमिसेस उन्होंने किए हैं उन प्रोमिसेस के लिए 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट चाहिए। इसलिए डेवलपमेंट का कोई काम नहीं होगा, यानी सड़क नहीं बनेगी, बिजली घर नहीं बनेंगे, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन हाँ चीजें जरूर फ्री में आपको दी जाएंगी। तो बेसिकली जब आप फ्री में कोई चीज पाते हो तो उसका पैसा किसी ना किसी को पे करना होता है, अल्टीमेटली वो आप ही के ऊपर आता है क्योंकि टैक्स बढ़ता है, वो अलग बात है। तो राजा ने कहा कि हम फ्री में किसी को कुछ नहीं देंगे, जो काम करेगा उसे हम कुछ देंगे। लेकिन अब प्रश्न ये है कि जब हम महल बनाएंगे तो महल बनाने के लिए हमें पत्थरों की जरूरत होगी, तो स्टोन्स तो आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें? लकड़ी चाहिए, वुड चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हम पत्थरों को जोड़ने का जो मटेरियल है, जो केमिकल है उससे तैयार कर सके उबाल के। तो और साथ ही साथ फर्नीचर के लिए भी लकड़ियां चाहिए। तो राजा ने कहा कि भाई ठीक है, जाओ तुम लोग लकड़ी लेके आओ। अब ये सारे लोग इन्होंने अपने सैनिकों को लकड़ी लाने के लिए भेजा। अब ये सोचो कि जोधपुर राज्य में कहाँ पे लकड़ी मिलेगी? तो लकड़ी वहीं मिलेगी जहाँ जंगल होगा, ये तो क्लियर है। तो जंगल कहाँ थे? जहाँ बिश्नोई लोग थे। और इम्पोर्टेंट ये है कि उस समय बिश्नोई समाज जो था उसकी जो हेड थी, वह हेड कौन थी? उस समय उसकी हेड एक सिंगल मदर थी। उनकी 2 टीनेज डॉटर थी जिनका नाम था अमृता देवी। उनका नाम क्या था? अमृता देवी। अब ये जो अमृता देवी थी यह सिंगल मदर थी, इनकी 2 टीनेज डॉटर थी और ये पूरे बिश्नोई क्लैन को लीड कर रही थी। आप ये सोचो मिड 18th सेंचुरी में हम एक ऐसा समाज देख रहे हैं भारत का जिसकी लीडर एक फीमेल है और सिंगल फीमेल है, ठीक है। तो वो समाज हमारा डेवलप था या हमारा आज का समाज डेवलप है, ये सोचो एक बार। हमारी सोसाइटी उस समय डेवलप थी या आज डेवलप है? मुझे लगता है कि उस समय हमारी सोसाइटी कहीं ज्यादा डेवलप थी आज की तुलना में, ठीक है। क्योंकि आज हम महिलाओं को, अगर कोई कहे कि भाई महिलाओं को हम कोई अधिकार दे रहे हैं, जैसे पंचायत में महिलाएं जीत के आती हैं, तो किसकी ताकत पे जीत के आती हैं? अपनी ताकत पे। 99% केसेस में उसके जो परिवार के लोग होते हैं वह उन्हें इलेक्शन में खड़ा करते हैं ताकि पावर उनके हाथ में रहे। तो आप इस चीज को 18th सेंचुरी के भारत से कंपेयर करके देखिए कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट का लेवल क्या था, सोशल डेवलपमेंट किस लेवल में था। खैर, इससे भी आगे बढ़ते हैं। अब जब जो सेना के लोग थे, जो सैनिक थे, वह कहाँ पहुंचे? बिश्नोई लोगों के गांव में पहुंचे। जब वो बिश्नोई लोगों के गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो जंगल है, तो उन्होंने कहा कहीं से पेड़ काट लेते हैं, आसान काम है। लेकिन लोकल लोगों ने अमृता देवी के लीडरशिप में उसका विरोध किया। फिर उसके बाद से जो सैनिक कमांडर था, जो सेना कमांडर था, उससे अमृता देवी की बातचीत शुरू हुई। अमृता देवी ने कहा कि भाई देखो ये पेड़ हमारे देवता हैं, हम इन्हें नहीं कट करने देंगे, जंगल हमारा देवता है, तो हम इसे नहीं काटने देंगे। 1-2 दिन तक चर्चा चलती रही।
उसके बाद एक दिन कमांडर ने सोचा कि एक काम करते हैं, सब कुछ तो ठीक ही है, जब रात में सब लोग अपना खाना बना रहे होंगे उसमें पेड़ काट लेंगे। उसने लकड़हारों को कहा कि तुम लोग तैयार रहो पेड़ काटने के लिए। जब शाम को सारे लोग अपने अपने घर चले गए खाना बनाने, भोजन बनाने, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि अब पेड़ काटते हैं। अब इसमें ये भी हुआ कि कुछ लोग सेना में ऐसे भी थे जो विष्णुई समाज से ही थे। उन लोगों ने जाकर तुरंत अमृता देवी को, अपने लीडर को खबर दी कि पेड़ काटे जाने वाले हैं। अमृता देवी तुरंत वहां आती है। उन्होंने उसका विरोध किया तो कमांडर ने कहा कि देखो भाई, मेरी नौकरी का सवाल है, या तो तुम लोग मुझसे लड़ो या फिर मुझे पेड़ काटने दो। अमृता देवी ने कहा कि नहीं भाई, तुम तो हमारे परिवार के लोग हो, हमारे ही राजा के सैनिक हो ना, तो हमारे परिवार हुए, तो ना तो हम तुम्हें पेड़ काटने देंगे ना हम तुमसे झगड़ा करेंगे। और फिर बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि भाई या तो आगे से हट जाओ वरना हम लोग तुमको मारते हुए पेड़ काट लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप पहले हमें मार दो। इसके बाद अमृता देवी ने एक पेड़ को हक कर लिया। पहला जो कुल्हाड़ा था, पहला जो एक्स था उनके गले पे पड़ा, उनका उनका गला कटा। फिर उनकी दोनों बेटियों ने उस पेड़ को हक कर लिया। फिर उनकी दोनों बेटियां मारी गई। उसके बाद से पूरे गांव के लगभग 300 से अधिक लोग उस पूरी घटना में मारे गए। ठीक है। और एक तरह का मैसकेयर था, क्योंकि जनता ने विरोध नहीं किया, जनता ने तलवार नहीं उठाई, जनता ने हथियार नहीं उठाया। तो एक पूरी तरह से नॉन वायलेंट मूवमेंट था ये, जिसमें पेड़ों की रक्षा के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी। सुबह एक खबर राजा तक पहुंची तो राजा ने सोचा कि युद्ध शुरू हो गया। राजा और सैनिकों के साथ आए। उन्होंने वहां गिरे हुए धड़ देखे, गिरे हुए शर देखे, इनके सैनिकों को तो चोट लगी नहीं थी। तो राजा ने पूछा कि फिर हुआ क्या, तो फिर सबने पूरी घटना बताई। और फिर राजा ने यह नियम बनाया कि बिश्नोई गांवों में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा, बिश्नोई गांवों में किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा, बिश्नोई गांवों में आपको शाकाहारी भोजन होगा। ये सारे नियम राजा ने बनाए और राजा ने ये नियम अपने पूरे राज्य में लागू किया। बाद में जब अंग्रेजों ने जोधपुर राज्य को अपने में मिलाया तो उन्होंने उन नियमों को वैसे का वैसे ही रखा। और फिर जब भारत आजाद हुआ तो वह नियम भारतीय संविधान में भी शामिल हो गए। ठीक है। तो यह नियम तभी से आ रहे हैं। उसी नियम के अनुसार सलमान खान के ऊपर केस हुआ था, जो सलमान खान के ऊपर ब्लैक बक मारने का केस हुआ था, उसी कानून के अनुसार हुआ था। तो एक बहुत ही मेजर मूवमेंट था, इन्वायरमेंटल मूवमेंट था, जिसने आगे चल के पूरी दुनिया के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको एक नई राह दिखाई कि पेड़ों को कैसे कंजर्व करना है और पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी दी जा सकती है। ये उस समय के पश्चिम के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि यूरोपियंस उस समय भारत में आ चुके थे। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी घटना थी कि भारत में पेड़ों को बचाने के लिए लोग अपनी जिंदगी भी दे देते हैं। क्योंकि उस समय तक जो पूरा विचार था, जो पूरा डेवलपमेंट का जो पूरा पूरा थॉट प्रोसेस है, वह थॉट प्रोसेस एक अलग विचारधारा पे, एक अलग व्यू पॉइंट के अनुसार चलता था। ठीक है। वह व्यू पॉइंट क्या था? ग्रीड, लालच। जबकि भारत का व्यू पॉइंट क्या था? नीड, आवश्यकता। तो वेस्ट में जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो वेस्ट का बेसिक कंसेप्ट ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, जिस पर अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कि जो जैसे हमारे यहाँ मंत्र है ना, हमारे यहाँ ऋचाएं हैं, वैदिक ऋचाएं हैं। जैसे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में ऋचाएं हैं, वैदिक ऋचाएं हैं। हमारे यहाँ मंत्र होते हैं। वैसे ही जो बाइबिल है, बाइबिल में क्या होते हैं? जेनेसिस होता है। बाइबिल में क्या होता है? जेनेसिस होता है। तो बाइबिल दो पार्ट में है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो है मूल बाइबिल। ओल्ड टेस्टामेंट में जो जेनेसिस 2.5 से लेके 2.78 तक का जो पूरा पूरा सेटअप है, वह सेटअप यह कहता है कि भगवान ने सबसे पहले पुरुष को बनाया। ध्यान रखिए, इंसान को नहीं, पुरुष को बनाया। और पुरुष को बनाने के बाद भगवान ने क्या किया? भगवान ने पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनाए, लेकिन पुरुष उससे खुश नहीं हुआ। फिर उन्होंने पेड़ पौधे बनाए, पुरुष उससे भी खुश नहीं हुआ। फिर नदियां बनाई, पुरुष उससे भी खुश नहीं हुआ। फिर पहाड़ बनाए। पूरा प्रोसेस उल्टा चल रहा है, देख रहे हो ये चीज? पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है? उल्टा चल रहा है। ठीक है। क्योंकि वास्तव में क्या हुआ है? पहले पृथ्वी बनी, फिर पृथ्वी पे पहाड़ बने, पहाड़ के बाद से नदियां बनी, समुद्र बने, नदियां बनी। उसके बाद से क्या हुआ? पेड़ पौधों का जन्म हुआ। उसके बाद जीव जंतुओं का जन्म हुआ। और इस तरह से जीवन हमारा चलता है। लेकिन वहां जो चीजें बताई जाती है उसके ठीक उल्टा बताई जाती है। उसके बाद भी पुरुष खुश नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उसकी पसली की एक हड्डी निकाल ली और उससे स्त्री की रचना की। अब पुरुष खुश हो गया। और फिर पुरुष को बोला कि जाओ तुम उन सब चीजों का भोग करो।
जाओ ये सब चीजें तुम्हारे खुशी के लिए, तुम इसका अपने इच्छा के अनुसार यूज करो। और फिर उसके बाद मानव का विकास प्रारंभ होता है। अब यह जो कंसेप्ट है कि सब कुछ तुम अपना भोग करो, सब कुछ तुम उपयोग करो, सब कुछ तुम्हारे लिए है, तो पूरी दुनिया में डेवलपमेंट का बेसिक कंसेप्ट यही है। तो जब ये पश्चिम का यह जो थॉट प्रोसेस भारत में बिश्नोई मूवमेंट से आके टकराता है, तो समझते हैं कि नहीं भाई, पेड़ पौधों की भी महत्ता है, जीव जंतुओं को भी महत्ता है। इसके बाद उन्होंने भारत में कई जगहों पे एनिमल कंजर्वेशन स्टार्ट किया, और 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया। बेसिकली 18th सेंचुरी के एंड में वेदांत थंगल हो जाते हैं अंग्रेज, ठीक है। और वेदांत थंगल जब वो जाते हैं, तो वेदांत थंगल जो है मद्रास यानी वर्तमान चेन्नई के पास एक गांव है, ठीक है। और वेदांत थंगल की खासियत ये थी कि वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स समझ रहे हो क्या होता है? माइग्रेटरी बर्ड्स जानते हो क्या होता है? आप जाड़े के दिनों में देखते होंगे कि जाड़े में बहुत से विदेशी पक्षी भारत में आते हैं। साइबेरियन क्रेन आते हैं, बड़े बड़े पक्षी होते हैं जो अक्सर खेतों में रहते हैं। जब गेहूं पटाया जा रहा होता है, गेहूं बोने के बाद आते हैं, गेहूं गेहूं पटाया जा रहा होता है तो आते हैं भारत में। वो आते हैं हमारे यहाँ पेड़ पौधों पे रुकते हैं, और फिर गर्मी के प्रारंभ होने के पहले पहले वापस चले जाते हैं। तो ऐसे पक्षियों को माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं, क्योंकि वो माइग्रेट होके आते हैं। कहाँ से? साइबेरिया से, रसिया से अब भारत में आते हैं। अब जब वो भारत में आते हैं तो वेदांत थंगल के लोगों का यह मानना था, यह जो माइग्रेटरी बर्ड हैं भारत में आ रहे हैं, ठीक है, इनसे हमें बहुत लाभ होता है। वास्तव में लाभ होता है। क्यों लाभ होता है? क्योंकि बर्ड्स जो आते हैं, उनका जो मल होता है, उनका जो एक्सक्रीटा होता है, बहुत अच्छा मैन्योर होता है। तो बर्ड्स जब आते थे तो बर्ड्स को के लिए वो लोग अपने अपने घरों के पास, अपने खेतों में, पेड़ों के ऊपर बर्ड्स के रहने लायक कंडीशन क्रिएट करते ताकि बर्ड्स आके उनके खेतों में रहें। और जब बर्ड्स उनके खेतों में रहते थे तो बर्ड्स की पूजा करते थे। क्यों पूजा करते थे? ताकि उन्हें उन बर्ड से एक्सक्रीटा यानी मल मिल सके और उसका इस्तेमाल वो मैन्योर के रूप में कर सके। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। तो अंग्रेज जब वहां गए तो अंग्रेज वहां किस लिए गए? क्योंकि यूरोप में क्या होता है, पक्षियों का शिकार होता है, वहाँ पक्षियों का कंजर्वेशन नहीं होता, वहाँ पक्षियों का शिकार होता है। तो शिकार करने के इरादे से वहां गए। जब वो शिकार करने के इरादे से वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ तो लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। तो लोग उन्होंने लोगों से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने कारण बताया कि हमारी इस पूजा के करने का कारण ये है। तो अंग्रेजों ने इस चीज को मानते हुए वेदांत थंगल के क्षेत्र में किसी भी तरह के शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे ही फिर बाकी जगहों पे भी उन्होंने और भी कई जगहों पे लोगों के लोकल व्यूज को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया, ठीक है। इसके बाद भी लेकिन यह सब कुछ भारत में ही हो रहा था। भारत के बाहर पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने क्या किया, अब एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। इसी बीच में यूरोपियन अफ्रीका पहुंचे। जब वो अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने अफ्रीका में हाथियों का शिकार प्रारंभ किया। हाथियों के शिकार के पीछे जो उनका लॉजिक था, वो लॉजिक बड़ा अजीब सा है। आप सब जानते हैं कि हाथी बहुत खाना खाते हैं, जानते हो ना? अब हाथी अगर बहुत सारा खाना खाते हैं, वैसी स्थिति में क्या होगा कि अगर उनका, अंग्रेजों ने यह माना, और हाथियों के बारे में एक और खासियत है, हाथी कभी एक स्थान पे नहीं रहता, हमेशा यहाँ से वहां मूव करता रहता है, ठीक है। क्यों? ताकि जंगल को उपजने, जंगल में खाता तो बहुत है, बहुत सारे पेड़ तो होता है, तो उन पेड़ों को फिर से जनरेट भी तो होना है, तो उसके लिए पेड़ों को टाइम चाहिए। तो उसके लिए एलिफेंट्स क्या करते हैं, कभी एक जगह पे नहीं रुकते, हमेशा मूव करते रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अरे यार, हाथी बहुत खाते हैं, हाथी यूरोप में तो होते नहीं थे, इन्होंने हाथी देखा नहीं था, हाथी बहुत खाते हैं तो इन्हें मार दो। इन्होंने अफ्रीका में हाथियों को मारना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे इन्होंने अफ्रीका में हाथियों को मारना स्टार्ट किया, वैसे वैसे वहां जंगलों का विकास कम होना शुरू हुआ। इन्हें बहुत बाद में समझ में आया, ठीक है, इन्हें ये चीज बहुत बाद में समझ में आया कि हाथियों को मारने के कारण जंगल खत्म हो रहे हैं। फिर उन्होंने हाथियों के मारने पर वहां प्रतिबंध लगाया। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि इनका जो व्यू पॉइंट था डेवलपमेंट का, उस व्यू पॉइंट के साथ ही कुछ फ्लॉज थे, जो कि पूरा पूरा व्यू पॉइंट किसके ऊपर डिपेंडेंट था? ग्रीड के ऊपर, नीड के ऊपर नहीं। हमारी, हमें इसकी जरूरत है ये बात नहीं थी, हमें चाहिए इसलिए हमको ये काम करना है, ठीक है। फिर यहाँ से बात आगे बढ़ती है, धीरे धीरे चीजें और आगे बढ़ती हैं। और इसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखोगे, तो पूरी दुनिया में एक और चीज की खोज हुई जिससे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कहते हैं। पता है आप लोगों को? बम हथियार की खोज तो हो ही रही थी, उसके साथ साथ इंसेक्टिसाइड्स की खोज भी हो रही थी। साइड्स का मतलब क्या होता है? किलर।
साइड्स का बेसिक मतलब क्या होता है? किलर। तो वैसा केमिकल जो इंसेक्ट को मार दे उसे हम क्या कहेंगे? इंसेक्टिसाइड। जो पेस्ट को मार दे उसे हम क्या कहेंगे? पेस्टिसाइड। एक उदाहरण देता हूँ, जिससे आप अपने घरों में वो मच्छर मारने वाला मॉस्किटो कॉइल लगाते हो ना, या मॉस्किटो का वो लगाते हो, मॉस्किटो वाला, वो किसका एग्जाम्पल है? इंसेक्टिसाइड का। क्यों? क्योंकि मच्छर क्या है? मॉस्किटो क्या है? एक तरह का इंसेक्ट है। ऐसे हम हिट का इस्तेमाल करते हैं कॉकरोच को मारने के लिए, ठीक है, या और भी जानवरों को मारने के लिए। ये सब क्या है? इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड है। तो इनका डेवलपमेंट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास से स्टार्ट होने लगा था, और खेतों में इस्तेमाल में लाए जा रहे थे। इसके अलावा मलेरिया को रोकने में भी लोगों ने इसकी सहायता ली। और उसके बाद से चीजें जो है धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, तो उनका भी धीरे धीरे वो केमिकल जो है वो हमारे खेतों तक पहुंच रहे थे, और हमारे खेतों के अलावा जंगलों तक और पहाड़ों तक, नदियों तक पहुंच रहे थे। ठीक है। ये सारी घटनाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये घटनाएं अपने चरम पे थी। इसी बीच में कुछ और भी घटनाएं होती हैं, जिसमें एक घटना होती है, इसे कहते हैं लंदन स्मॉग। दूसरी घटना होती है जिसे हम कहते हैं लॉस एंजल्स स्मॉग। तीसरी घटना इसी बीच में होती है जहां पर मीनामाटा होता है। मीनामाटा, लंदन स्मॉग, एलए स्मॉग, तीनों चारों के चारों आपके एग्जाम में आ चुके हैं। मीनामाटा। अगली चीज है इटाई इटाई। ये भी आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है। ये सारी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं लव कैनल ट्रेजेडी। इसी बीच में एक किताब आती है, साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है। यह सारी चीजें होती हैं, और सब कब होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद के टाइम में सारी सारी घटनाएं एक एक करके आनी शुरू होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लंदन स्मॉग की। किसकी बात करेंगे? लंदन स्मॉग की। लंदन स्मॉग को क्लासिकल स्मॉग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? क्लासिकल स्मॉग। स्मॉग का मतलब क्या होता है? पोल्यूशन, स्मोक धुंध। प्लस फॉग। तो स्मोक और फॉग दोनों चीजें एक साथ जब मिल जाती हैं तो क्या बनता है? स्मॉग बनता है। अब बताओ, फॉग किस सीजन में होता है? गर्मी में होता है या जाड़े में होता है? विंटर में। विंटर में होता है। तो और स्मोक, तो फॉग होगा और स्मोक, तो यह कब हुआ? विंटर में हुआ। यहाँ पे हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते लंदन की पॉपुलेशन बेहिसाब बढ़ चुकी थी। लंदन दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर था, ये तो आप लोग जानते हो। ठीक है। अब लंदन जो है कोल्ड क्लाइमेटिक एरिया में आता है, तो वहां पर शहर में रहने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को किसकी जरूरत थी? हीट की जरूरत थी। और उस हीटिंग पर्पस के लिए मेनली कोल का इस्तेमाल हो रहा था। किसका इस्तेमाल हो रहा था? कोयले कोल का। का। और जब आप कोल को बर्न करते हो, तो कोयले को बर्न करोगे तो क्या बनेगा? धुआं, पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस स्मोक रिलीज होगा। फॉग ऑलरेडी पहले से है, और जब यह स्मोक ऑलरेडी प्रेजेंट फॉग से मिलेगा तो स्मोक का निर्माण करेगा, स्मोक का फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा कोल में एक और चीज होती है, जो होती है सल्फर। क्या होती है? सल्फर। जब सल्फर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो यह H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से एक है। बेसिकली कहा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ही है। ठीक है। अब हुआ क्या कि वहां पर स्मॉग की कंडीशन क्रिएट हुई, स्मोक प्लस फॉग, यह दोनों चीजें तो थी। साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हुआ। अब यह जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस वातावरण में रिलीज हुआ, और इसके साथ साथ वहीं एक घटना और हुई जिसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। अब यह क्या होता है, यह समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसा आप सब लोग जानते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, आप सब लोग जानते हैं
कि सूरज से गर्मी, सूरज से जो है किरणें पृथ्वी पे आती हैं। आप लोग तो ये बात जानते हो। अगर हम पृथ्वी के लेयर्स की बात, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो यह मान लेते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के 4 मेन लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाला जो लेयर है इसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसकी हाइट जो होती है वह लगभग 12 किलोमीटर तक होती है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो वर्ड जो है इसका मतलब होता है टर्बुलेंट। ट्रोपो का मतलब क्या होता है? टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब क्या हुआ? जहां पर शांति नहीं है, जहां पे टर्बुलेंस है। तो जितनी भी वेदर फिनोमिना होती हैं वो सब सब कहाँ होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। यानी सारी सारी जो वेदर फिनोमिना है वो सब कहाँ होगी? ट्रोपोस्फेयर में होती है। एक और चीज होती है ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में जब हम धरती से ऊपर की ओर जाते हैं तो धरती का तापमान कम होता है। ठीक है? लगभग हर 1000 मीटर पे 6 डिग्री का तापमान कम हो जाता है। ठीक है? तो ट्रोपोस्फेयर हम जब भी ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान जो है वो कम होता जाता है। ये ऐसी खासियत होती है। यानी पृथ्वी की सतह पे टेम्परेचर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और यहां पे क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? यह सामान्य तौर पे हमारे वायुमंडल की स्थिति होती है। यही सामान्य तौर पे हमारे एटमॉस्फेयर की स्थिति होती है। अच्छा, एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होता है यह समझना भी जरूरी है। नॉर्मली अगर आप लोगों ने कभी चाय बनाया है कभी? चाय बनाया है आप सबने कभी? बताओ। हाँ जी। तो जब आप चाय आप लोग बनाते हो तो आप लोगों ने एक चीज मार्क किया होगा चाय बनाते हुए कि जब हम केवल पानी एक बर्तन में, एक वेसल में पानी रख के गैस के ऊपर रख देते हैं, चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, तो आप देखते हो उसमें से बुलबुले ऊपर उठते हैं। ध्यान दिया है कभी कि उसमें से बबल्स ऊपर उठते हैं? इस चीज पे ध्यान दिया है कभी? जी सर। ऐसा क्यों होता है? ये नहीं मतलब सोचा सर कभी। ठीक है, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। होता क्या है कि सबसे पहले जो पैन होता है उसका जो बेस होता है वो बेस गर्म होता है। साइड तो बाद में गर्म होता है ना, पहले क्या गर्म होता है? पैन का बेस बेस। गर्म होता है, क्योंकि आग तो उसी पे लग रही है। जब उसका बेस गर्म होता है तो अपने आसपास के वाटर को हीट अप करता है। अपने आसपास के वाटर को क्या करता है? वो हीट अप करता है। वही वो हॉट वाटर होता है जो बबल के रूप में ऊपर उठ रहा होता है वहां से। और फिर उसको फिल करने के लिए, जैसे मान लो कि यह हमारा एक बर्तन है, यहाँ पे मान लो गैस जल रही है। ठीक है, आपने यहाँ पर एक बर्तन में पानी रखा हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ से जो हॉट वाटर होता है ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर से जो कोल्ड वाटर होता है वह नीचे आता है। और धीरे धीरे इसी प्रक्रिया का उपयोग करके पूरा का पूरा पानी एक बराबर गर्म हो जाता है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? जी सर। ठीक यही चीज हमारे एटमॉस्फेयर में भी होती है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो धरती की सतह पे आती है और धरती की सतह को हीट अप करती है। तो जब धरती की सतह हीट अप होती है तो धरती की सतह के पास जो एयर मोलिकुल्स हैं वो भी हीट अप होते हैं। जो वायु के कण हैं वो भी हीट अप होते हैं। फिर वो एयर मोलिकुल क्या होते हैं? राइज करते हैं, ऊपर उठते हैं। और जब वो ऊपर उठते हैं तो उस जगह को, खाली जगह को भरने के लिए आसपास से हवा वहां आती है, जिस कारण से कि विंड का मूवमेंट स्टार्ट होता है। जो हवा बहती है ना इसी कारण से बहती है, विंड मूवमेंट इसी कारण से स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसी तरह से नीचे की गर्म हवा ऊपर जाती है, ऊपर की गर्म हवा नीचे आती है, और इससे धीरे धीरे हमारा पूरा वायुमंडल धीरे 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 गर्म होता रहता है। एक और चीज होती है, ये जो नीचे की गर्म हवा ऊपर जाती है तो अगर यहाँ कोई भी पोल्यूटेंट्स हैं, कोई प्रदूषक तत्व भी अगर नीचे हैं तो भी गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं और फिर ऊपर जाके वायुमंडल में डिस्पर्स हो जाते हैं। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर उतना नहीं होता है। ये बात क्लियर है? उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर उतना
नहीं होता है। ठीक है। अब अगर घटना इसके उल्टा हो जाए, यानी अगर वायुमंडल में ऐसी कंडीशन आ जाए कि नीचे का टेम्परेचर कम हो जाए, ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। यानी अगर यह हमारे पृथ्वी की सतह है तो यहाँ का तापमान मिनिमम होगा और यहाँ पर कहीं तापमान जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी तापमान का उलटना। सामान्य जो कंडीशन होती है उससे उल्टा कंडीशन हो जाएगी। अब क्या होगा? अगर नीचे का तापमान कम हो गया, ऊपर का तापमान ज्यादा है, तो क्या होगा? जो यहाँ पर पोल्यूटेंट्स हैं, क्या वो पोल्यूटेंट ऊपर उठ पाएंगे? नहीं। नहीं, ये यहीं कहीं पड़े रहेंगे। धीरे धीरे जमीन की सतह के पास पोल्यूटेंट का एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और जब हम इनहेल करेंगे तो वह पोल्यूटेंट हमारे अंदर आएंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो जाड़े में तो एक तो ऐसे ही सूरज की किरणें धरती पे ठीक से नहीं आ पाती है। जाड़े में सूरज की किरणें एक तो ऐसे ही धरती पे ठीक से नहीं आ पाती हैं, ये तो आप लोग जानते हो। और जो सूरज की किरणें ठीक से धरती पे नहीं आ पाती हैं, इस स्थिति में क्या होता है कि धरती का तापमान वैसे ही कम होता है। अब अगर वायुमंडल में धुआं भर जाए, धूल भर जाए, स्पेशली धुआं भर जाए, तो क्या होगा? सूरज की जो भी थोड़ी बहुत किरणें आ रही है वो भी आनी बंद हो जाएंगी और ऊपर जो धुआं है वो क्या करेगा? ठीक है। तो क्या होगा? जो ऊपर जो धुआं है वह धुआं क्या करेगा? सूरज की किरणों को ऊपर ही रोक लेगा, तो वहां का तापमान तो ज्यादा हो जाएगा और नीचे का तापमान कम हो जाएगा। तो नीचे जो भी पोल्यूटेंट्स है वो धरती के पास ही बने रहेंगे। और जब आप हवा, जब आप सांस लेंगे तो आपकी सांस के साथ, आपके इनहेलेशन के साथ, वह पोल्यूशन भी, वह जो पोल्यूटेंट हैं वो भी आपके शरीर के अंदर जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक, और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। तो विंटर का मौसम था, जाड़े का दिन था, विंड मूवमेंट ऑलमोस्ट नील थी। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन था। इस कारण से जितना भी पोल्यूटेंट वहां बन रहा था कार्बन कोल को जलाने के कारण, वो सारा सारा पोल्यूटेंट धरती के पास ही था। ये 1952 की बात। तो सारा का सारा जो पोल्यूशन था वहीं का वहीं इकट्ठा था और लोग उसी पोल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहे थे, उसी पोल्यूटेड एयर में सांस ले रहे थे। तो वह पोल्यूशन उनकी बॉडी के अंदर जा रहा था। अब देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, तो पोल्यूटेंट में सबसे महत्वपूर्ण पोल्यूटेंट क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड। जब वो सल्फर डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे थे तो हम सबके नाक में, आप सबने देखा होगा, म्यूकस होता है, पता है आप लोगों को? हमारे नाक के अंदर म्यूकस होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है, जो मूलतः हमारे लंग्स को बचाने के लिए होता है। हमारे लंग्स को पोल्यूटेंट से बचाता है, पार्टिकल से बचाता है। अब यहाँ क्या हुआ कि वह जो सल्फर डाइऑक्साइड था वह जो ही नाक के अंदर गया तो उसे क्या मिल गया? पानी। उस पानी के कांटेक्ट में आते ही वो किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में कन्वर्ट हो गया। और वह एसिड जब लोगों के लंग्स तक पहुंचा तो उसने लोगों के लंग्स को डैमेज किया। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। जिनको सांस की बीमारी पहले से थी उनकी बीमारी और बढ़ गई। उनको एम्फीसेमा हुआ। क्या हुआ? एम्फीसेमा। ठीक है। और जब उनको ये प्रॉब्लम बढ़ी तो बहुत सारे लोगों को ये समस्या हुई और ये माना जाता है कि लगभग 3 लाख लोग हॉस्पिटलाइज हुए और 3,000 से अधिक लोग मारे गए। इस घटना में कितने लोग मारे गए? केवल लंदन शहर में 3,000 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 3 लाख लोगों को हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट देना पड़ा एक एस्टिमेट के अनुसार। ठीक है। और इस घटना को किस नाम से जाना गया? लंदन स्मॉग के नाम से जाना गया। इस घटना ने क्या बताया कि अगर आप कोयले का एक्सेसिव यूज करते हैं, कोल जलाते हैं, तो उसका क्या निगेटिव असर हमारे ऊपर हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। गाइस कोई डाउट इसमें? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? गाइस कोई क्वेश्चन या कोई डाउट? नॉट नहीं येट है? सर। कोई बात नहीं।
सो अब मैं सोच रहा हूँ कि आज से मैं आप लोगों को होमवर्क भी थोड़ा सा दिया करूँ। तो आपने आज लंदन स्मॉग के बारे में जाना, तो लंदन स्मॉग के बारे में वीडियो देखने के बाद आप मुझे लिख के भेजोगे लगभग 100 वर्ड्स में लंदन स्मॉग के बारे में, या जितने में भी आप लिख सको। मुझे ये देखना है कि आप लोगों ने कितना समझा है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को इसी पॉइंट पे रोकते हैं, कर फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गुड नाइट गाइज। गुड नाइट सर।